बीते साल एक खबर आई थी, भोपाल में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों समेत फांसी लगा ली थी। इंश्योरेंस फर्म में काम करने वाला यह व्यक्ति लोन मुहैया कराने वाले ऐप्स के ट्रैप में फंसा था। ऐप्स के एजेंट अपना पैसा वसूलने के लिए इस शख्स को महीनों से परेशान कर रहे थे। इस तरह की ये कोई इकलौती खबर नहीं है। ऐप से लोन लेने के बाद होने वाले हरासमेंट की कई खबरें मीडिया में लगातार बनी रहती हैं। आप जानते हैं ऐसी भयावह खबरों के बावजूद लोग इन ऐप्स को क्यों चुनते हैं? ये ऐप्स बैंक की तुलना में बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। कुछ क्लिक्स के साथ कुछ ही मिनट में पैसा अकाउंट में आ जाता है। ये ऐप्स कोविड के दौरान मशरूम की तरह बढ़े हैं। दरअसल कोविड के वक्त बहुत सारे बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गए थे और लोग घरों में बैठ गए थे। लेकिन बिना पैसे के तो बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं होती। बेहद जरूरत के वक्त तो लोग इन ऐप्स की इंटरेस्ट रेट पर ध्यान नहीं देते। सिर्फ तात्कालिक जरूरतें पूरा करने के चक्कर में लोग ये सोचते ही नहीं कि भविष्य में अंजाम क्या होगा। आप लोग भले ही ना सोचें, शासन प्रशासन का तो काम है कि लोगों के जीवन को आसान बनाए। इलीगल लोन ऐप्स की चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई ने एक प्रस्ताव पेश किया है। आरबीआई डिजिटा के जरिए इन ऐप पर लगाम कसने के बारे में सोच रही है। डिजिटा यानी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के जरिए आरबीआई इलीगल ऐप्स के प्रसार को रोकने का काम करेगी। इस एजेंसी का मकसद इन डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को वेरीफाई करना है। जिन ऐप्स को डिजिटा से वेरीफाइड मार्क नहीं मिलेगा उन्हें अनऑथराइज माना जाएगा। ये एजेंसी वेरीफाइड ऐप्स का एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, जिससे डिजिटल लैंडिंग सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटा इन ऐप्स के लिए एक चेक पॉइंट का काम करेगी। डिजिटा के अलावा आरबीआई ने गूगल को भी एक लिस्ट जारी की है, जिसके तहत गूगल प्ले स्टोर पर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज वाले ऐप्स ही शो होंगे। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच गूगल ने 2200 के करीब डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाया है। आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग रूल्स जारी करके साफ किया था कि कोई भी लोन देने वाली संस्था ग्राहक की जानकारियां स्टोर नहीं कर सकती। केवल नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टोर करने की अनुमति है। लेकिन ये इलीगल ऐप्स लोगों की फोटोज और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक स्टोर कर लेते हैं। फिर लोन की रिकवरी के लिए लोगों की फोटोज को मैनिपुलेट करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। लोगों को धमकाया जाता है कि उनकी मैनिपुलेटेड फोटोज उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यह सब आरबीआई ही क्यों कर रही है? देखिए, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका काम पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की निगरानी करना है। आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन के जरिए इस काम को अंजाम देती है। 1 अप्रैल का दिन भारत में उत्कल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उत्कल दिवस ओडिशा के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को कंबाइंड बिहार और ओडिशा प्रांत से ओडिशा को अलग किया गया था। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र को उत्कल और कलिंग के नाम से जानते थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पर मिस स्पेलिंग के चलते इसे ओडिशा कहा जाने लगा, लेकिन इस मिस स्पेल्ड वर्ड से ओडिशा के लोगों को शिकायत थी। इसके चलते संसद ने एक एक्ट के जरिए उड़ीसा को बदलकर ओडिशा कर दिया 2011 में। राज्य की आधिकारिक भाषा ओडिया में राज्य के नाम का यही उच्चारण है। लोगों की माने तो ये केवल नाम का बदलाव भर नहीं है, उनके लिए ये बदलाव अपनी भाषा और संस्कृति को सहेजना है। ओडिशा के स्थापना दिवस के मौके पर हम जानेंगे भारत के पूर्वी हिस्से में बसे इस राज्य के बारे में कुछ बेहद अहम जानकारियां। सबसे पहले जानते हैं ओडिशा की ज्योग्राफी के बारे में। भारत के पूर्वी तट पर बसा ओडिशा अपनी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से साझा करता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके चलते ओडिशा की तटरेखा तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी है। ओडिशा के कोस्टल प्लेन्स को हेक्सा डेल्टाइक रीजन या फिर गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स कहा जाता है। ओडिशा की प्रमुख नदियों में वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, सुवर्णरेखा और ऋषिकुल्या शामिल हैं। महानदी पर बना हीराकुंड डैम इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। यह दुनिया के सबसे लंबे अर्दन डैम में से एक है। इस डैम पर महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए गांधी मीनार बनाया गया है। ओडिशा में स्थित चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लगून है। यह दया नदी के मुहाने पर है। चिल्का लेक रामसर कन्वेंशन के तहत भारत से दर्ज अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली आर्द्र भूमि थी। ओडिशा के 72.5% हिस्से पर प्री कैम्ब्रियन रॉक्स पाई जाती हैं। इन रॉक्स में ओडिशा के अधिकांश खनिज हैं। ओडिशा में बॉक्साइट, आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट और तांबा सरीखे मिनरल्स पाए जाते हैं।
2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के खनिज उत्पादन में ओडिशा की हिस्सेदारी 44.11% की है। ओडिशा की सरकार हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से यह एक है। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे भगवान की मूर्ति पर पड़े। आपको पता है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा राज्य से ही हैं। वे भारत की आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। अब आप बताइए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम यानी GCEF की सालाना रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले दशक में प्राकृतिक गैस के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट होगा। रिपोर्ट में भारत के LNG इंपोर्ट के बढ़ने की बात कही गई है। अनुमान के मुताबिक भारत में LNG का आयात 2030 तक 39 मिलियन टन, 2040 तक 80 मिलियन टन और 2050 तक 105 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक भारत अपनी रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी को 75 मिलियन टन पर एनम तक बढ़ाकर 115 मिलियन टन तक पहुंचा सकता है। अब सवाल है कि ये रीगैसिफिकेशन क्या है। दरअसल रीगैसिफिकेशन में LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को प्राकृतिक गैस में बदला जाता है। दुनिया के देशों में रीगैसिफिकेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा जापान के पास है। अब एक और सवाल उठ सकता है कि रीगैसिफिकेशन की जरूरत ही क्या है। रीगैसिफिकेशन एनर्जी मार्केट के लिए एक बेहद जरूरी प्रोसेस है। देखिए, दुनिया के हर देश के पास नेचुरल गैस के रिजर्व नहीं है, तो वो इसके आयात पर निर्भर करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए LNG सुटेबल होती है। फिर रीगैसिफिकेशन के जरिए नेचुरल गैस को यूजर्स तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। पहला है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो जीवाश्मों से हासिल होता है। प्राकृतिक गैस का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। जीवाश्म क्या है? लंबे वक्त तक जब एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स यानी बचे हुए अवशेष पृथ्वी और महासागरों की सतह में दबे रहते हैं, तो लंबे वक्त तक जब ये दबाव और ताप सहते हैं, उसके बाद ये जीवाश्म ईंधनों में तब्दील हो जाते हैं। इन्हीं जीवाश्म ईंधनों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन बनने में बहुत समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। दूसरा वर्ड है LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG से मतलब क्या है? LNG से मतलब है जब प्राकृतिक गैस को शिपिंग और स्टोरेज के मकसद से 162 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में तब्दील कर दिया जाए। लिक्विड स्टेट में नेचुरल गैस का आयतन अपने गैसियस फॉर्म की तुलना में 600 गुना कम हो जाता है। अब भू राजनीति के पॉइंट से एक और बात समझिए कि रीगैसिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि मान लीजिए कोई देश अपनी गैस सप्लाई के लिए रूस या यूक्रेन पर निर्भर करता है। अब युद्ध या राजनीतिक समीकरण बदले तो पाइपलाइन को बंद किया जा सकता है या नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, जैसा कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के साथ हुआ। तो क्या वो देश हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? नहीं, वो देश LNG का आयात करके रीगैसिफिकेशन के प्रोसेस से नेचुरल गैस हासिल कर सकता है। इसलिए भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश अपनी रीगैसिफिकेशन की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों से भारत के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भारत का हाइड्रो पावर से बिजली का उत्पादन 38 सालों में सबसे लो लेवल पर है। भारत के हाइड्रो पावर उत्पादन में 16.3% की कमी दर्ज की गई है। इसकी वजह है भारत में अनियमित वर्षा और दूसरी वजह है नए हाइड्रो पावर प्लांट्स में तुलनात्मक रूप से आई कमी। यूं तो भारत दुनिया में हाइड्रो पावर का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन इसके उत्पादन में वैश्विक स्तर के मुकाबले काफी तेजी से कमी दर्ज की गई। गौरतलब है कि जल विद्युत एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। इसके उत्पादन में कम लागत और लो कार्बन एमिशन होता है। वहीं भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। जल विद्युत उत्पादन में हो रही कमी भारत को इस लक्ष्य के लिए भी चुनौती खड़ी कर रही है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि नवीकरणीय ऊर्जा में केवल जल विद्युत ही शामिल नहीं होता। सरकार ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की कैपेसिटी को बढ़ाने पर लगातार काम किया है। आपको बता दें कि भारत ने COP26 में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लक्ष्य रखा था। 31 अक्टूबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा से 172.72 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की है। इसमें लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स का शेयर
46.85 गीगावाट का है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, सूर्य की पहली किरण मंदिर के देवता तक पहुंचती है। मंदिर कलिंग स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। उपर्युक्त पद किस मंदिर को निरूपित करता है? मोढेरा का सूर्य मंदिर, विवस्वान मंदिर ग्वालियर, कोणार्क मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा। आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत का कुट्टनाड क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुट्टनाड क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 1.2 से 3 मीटर नीचे खेती की जाती है। खाद्य और कृषि संगठन ने 2013 में कुट्टनाड कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। यह इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, खाद्य और कृषि संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाले नीले विशाल महासागरों सागरों में पानी कहां से आया, तो आपका क्या जवाब होगा? आप शायद सोचेंगे कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर पानी बन गया और इस प्रकार महासागरों में पानी आया। अभी तक तो यही माना जाता रहा है, लेकिन अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल नई थियरी देकर दिमाग को घुमा दिया है। इन्होंने दावे के साथ कहा है कि पृथ्वी के पानी की उत्पत्ति ऊपर से नहीं बल्कि धरती से 700 किलोमीटर नीचे से हुई है। आइए समझते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल अमेरिका के इलिनोइस में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के नीचे पानी के एक विशालकाय भंडार की खोज की। यह इतना विशालकाय है कि कहा जा रहा है कि यह पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों के आकार का 3 गुना है और यह भूमिगत जल आपूर्ति हमारे पैरों के नीचे लगभग 700 किलोमीटर नीचे है। यानी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक विशाल महासागर की खोज की है। इस भूमिगत महासागर को उजागर करने के लिए शोधकर्ताओं ने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 2000 भूकंप मापी यंत्रों की एक श्रृंखला का उपयोग किया, जिसमें 500 से अधिक भूकंपों से भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें तरंगों के बारे में सामान्य जानकारी ले लेनी चाहिए। यहीं पर जल्दी से भूकंपीय तरंगों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कुल 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। सबसे पहली कहलाती है पी तरंगे, यानी प्राथमिक तरंगे। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं और इनका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पी तरंगों का वेग अन्य सभी तरंगों से सबसे अधिक होता है। यही वजह है कि भूकंप होने के बाद यही तरंग किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। दूसरे प्रकार की तरंग कहलाती है सेकेंडरी वेव या फिर एस वेव्स। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजरती हैं और इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं तीसरे प्रकार की भूकंपीय तरंगों का नाम है सरफेस या फिर एल वेव्स। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं और यह तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। इनका वेग 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। अब ध्यान दीजिए, सरफेस वेव्स सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। आइए अब इसके साथ ही भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। देखिए, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में से होकर गुजरने पर बढ़ता है और कम घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर घटता है। इसको उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भूकंपीय तरंग पत्थरों से गुजर रही है तो इनका वेग बढ़ जाएगा और अगर पानी से होकर गुजर रही है तो इनका वेग कम हो जाएगा। साथ ही यह भी जानना इंपॉर्टेंट है कि केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, हालांकि वहां पर भी इनका वेग बहुत कम हो जाता है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित भी हो जाती हैं। अब आपने भूकंपीय तरंगों को समझ लिया, वापस चलते हैं खबर पर। हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिकों ने 500 से अधिक भूकंपों से भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया। इस पर वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ तरंगे जो पृथ्वी की कोर सहित उसकी आंतरिक परतों से होकर गुजरती हैं, गीली चट्टान से गुजरते समय धीमी हो जाती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को इस विशाल जल भंडार की उपस्थिति का अनुमान लगाने का मौका मिला।
वैज्ञानिकों ने बताया कि रिंगवुडाइट के नाम से जानी जाने वाली नीली चट्टान के भीतर यह महासागर छिपा है। अब सवाल मन में आता है कि इस खोज से क्या हासिल होगा। देखिए, पृथ्वी के आवरण के भीतर छुपा हुआ यह महासागर हमारी समझ को चुनौती देता है कि पृथ्वी का पानी कहां से आया है। यह नई खोज न केवल अपने पैमाने से रोमांचित करती है, बल्कि पृथ्वी के जल चक्र के बारे में एक नया सिद्धांत भी प्रस्तुत करती है। यह खोज इस बात का पुख्ता सबूत है कि पृथ्वी पर पानी भीतर से आया है। इसके साथ ही यह खोज मानव को यह एहसास भी दिलाती है कि मानव को अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हवाना सिंड्रोम शब्द आजकल चर्चा में है। दरअसल रूस ने हाल ही में एक मीडिया जांच को खारिज कर दिया है, जिसमें इस बात के सबूत मिले थे कि हवाना सिंड्रोम नामक रहस्यमय स्वास्थ्य स्थिति के लिए एक रूसी सैन्य खुफिया इकाई जिम्मेदार हो सकती है। आइए समझते हैं क्या है हवाना सिंड्रोम। देखिए, सामान्यतः सिंड्रोम शब्द का मतलब केवल लक्षणों का एक समूह होता है। इसका मतलब कोई अनोखी चिकित्सीय स्थिति नहीं है, बल्कि यह लक्षणों का एक समूह है जिसको आमतौर पर एक साथ अनुभव किया जाता है, और यह क्यों हो रहा है यह बताना मुश्किल होता है। वहीं हवाना कम्युनिस्ट देश क्यूबा की राजधानी है। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है हवाना सिंड्रोम। तो सवाल है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हवाना में फील किए जा रहे हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि रशिया और अमेरिका जैसे देश इस पर बात कर रहे हैं। हवाना सिंड्रोम की जड़ें 2016 के अंत में क्यूबा में मिलती हैं। दरअसल 2015 में अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंध सामान्य होने के बाद अमेरिका द्वारा हवाना में अपना दूतावास खोला गया था। इसके लगभग एक साल बाद कुछ अमेरिकी खुफिया अधिकारी और दूतावास के अन्य कर्मचारियों को अपने दिमाग में अचानक दबाव महसूस होने लगा। इसके बाद लगातार बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनाई देना, उल्टी आना, चक्कर और सिरदर्द, नींद ना आना, स्मृति हानि यानी मेमोरी लॉस और संतुलन संबंधी समस्याएं देखने को मिली। संदेह था कि यह सिंड्रोम एक सोनिक हमला था जिसे क्यूबा द्वारा अंजाम दिया गया था। अब अमेरिकी अधिकारियों को कुछ हो जाए और जांच न बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रकार इस मामले की भी जांच हुई। जांच में दावा किया गया कि 29155 नामक रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के सदस्य निर्देशित ऊर्जा यानी डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों का उपयोग करके अमेरिकी अधिकारियों के दिमाग को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि 29155 यूनिट एक दशक से अधिक समय से ऑपरेशनल है और इस पर पहले भी विदेशी हत्या, तोड़फोड़ और अन्य हिंसा करने का आरोप लगाया गया है। क्यूबा की घटना के बाद से विभिन्न देशों में तैनात अमेरिकी खुफिया और विदेशी मामलों के अधिकारियों ने हवाना सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी है। जैसे 2018 की शुरुआत में चीन में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा इसी तरह के आरोप लगाए गए। सितंबर 2017 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में अमेरिकी दूतावास में भी हवाना सिंड्रोम के लक्षणों की रिपोर्ट की गई थी। इसी के साथ 2019 और 2020 में अमेरिका में, खासतौर पर वॉशिंगटन डीसी में ऐसी घटनाएं सामने आई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ वर्षों में इसके अधिकारियों ने रूस के मॉस्को, पोलैंड, जॉर्जिया, ताइवान, कोलंबिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रिया सहित दुनिया भर में 130 से ज्यादा ऐसे अनुभवों की सूचना दी। भारत में भी इस तरह का एक मामला सामने आया। यह मामला 2021 में आया जब CIA निदेशक विलियम बर्न्स के साथ नई दिल्ली की यात्रा कर रहे एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने हवाना सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी थी। अब यह भी समझते हैं कि हवाना सिंड्रोम के कारण क्या हैं। अमेरिका में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आगे के अध्ययन और पीड़ितों की चिकित्सा जांच से पता चला कि पीड़ित व्यक्ति उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव के संपर्क में आए होंगे, जो नर्वस सिस्टम को या तो क्षतिग्रस्त कर देते हैं या फिर उसमें हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव के अधिक संपर्क से न केवल शरीर के संतुलन की भावना में बाधा आती है, बल्कि याददाश्त पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को स्थायी क्षति होती है। देखिए, मोबाइल फोन से भी निम्न स्तर के माइक्रोवेव उत्सर्जित होते हैं, लेकिन उन्हें टारगेट नहीं किया जाता। इसलिए अमेरिकियों को यह संदेह था कि उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव की किरणों को एक विशेष गैजेट के माध्यम से टारगेट किया गया था। अमेरिकियों ने इसे एक माइक्रोवेव हथियार कहा था। हाल ही में कच्चा तीवू द्वीप चर्चा में आया है। आइए बात करते हैं कच्चा तीवू द्वीप की और इसके सुर्खियों में आने की वजह की। देखिए, कच्चा तीवू या फिर कच्चा थीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में स्थित 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है।
यह भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है और जाफना से इसकी दूरी लगभग 62 किलोमीटर है। जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर है। श्रीलंका के बसे हुए डेल्फ्ट द्वीप से मात्र यह 24 किलोमीटर दूर है। द्वीप पर एकमात्र संरचना है 20वीं सदी का प्रारंभिक कैथोलिक सेंट एंटनी चर्च। यहाँ एक वार्षिक उत्सव होता है। उत्सव के दौरान भारत और श्रीलंका दोनों के ईसाई समुदाय के लोग इस उत्सव का संचालन करते हैं। इसमें भारत और श्रीलंका दोनों के श्रद्धालु भी यात्रा करते हैं। एक डेटा के अनुसार 2023 में 2500 भारतीयों ने इस उत्सव के लिए रामेश्वरम से कच्चातीवू की यात्रा की थी। आपको यह भी बता दें कि कच्चातीवू द्वीप पर पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है। द्वीप के इतिहास की बात करें तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। 17वीं शताब्दी में द्वीप नियंत्रण रामनाथ साम्राज्य के हाथ में चला गया। ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया, लेकिन 1921 में भारत और श्रीलंका, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश थे, दोनों ने मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए कच्चातीवू पर दावा किया। एक सर्वेक्षण में श्रीलंका में कच्चातीवू को चिन्हित किया गया था, लेकिन भारत के एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने रामनाथ साम्राज्य द्वारा द्वीप के स्वामित्व का हवाला देते हुए इसे चुनौती दी गई। यह विवाद 1974 तक नहीं सुलझा। फिर 1974 में इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हमेशा के लिए सुलझाने की कोशिश की और एक समझौता किया श्रीलंका के साथ। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में, जिसे भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौते के रूप में जाना जाता है, इंदिरा गांधी सरकार ने कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंप दिया। उस समय उन्होंने सोचा कि इस द्वीप का कोई रणनीतिक महत्व नहीं है और इस द्वीप पर भारत का दावा खत्म करने से इसके दक्षिणी पड़ोसी के साथ संबंध और गहरे हो जाएंगे। इसके अलावा समझौते के अनुसार भारतीय मछुआरों को कच्चातीवू तक पहुंचने की अनुमति थी। दुर्भाग्य से समझौते से मछली पकड़ने के अधिकार का मुद्दा नहीं सुलझ सका। 1976 में भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान एक और समझौता हुआ, जिसमें किसी भी देश को दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोक दिया गया। कुल मिलाकर कच्चातीवू द्वीप हमेशा से ही विवादों का केंद्र रहता है। हाल ही में कच्चातीवू को पुनः प्राप्त करने की मांग मुखर हो रही है। आपको बता दें कि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कच्चातीवू 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को सौंपा गया था और आप अगर कच्चातीवू को वापस पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए युद्ध करना होगा। चलिए आगे बढ़ें। हमने कल के एपिसोड में आपको बताया था कि हाल ही में उत्कल दिवस मनाया गया था। आज के एपिसोड में हम ओडिशा के गठन की कहानी को जानेंगे। दरअसल ओडिशा राज्य में 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1936 में तत्कालीन बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग करके और मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरापुट और गंजम जिलों को मिलाकर एक अलग ओडिशा राज्य बनाया गया था। हालांकि तब इसे उड़ीसा कहा जाता था। देखिए, एक मशहूर लेखक है, नाम है V.S. श्रीनिवासन। इनकी एक किताब है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। यह 2021 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में भारतीय राज्यों के ओरिजिन का रोचक इतिहास बताया गया है। इस किताब के अनुसार ओडिशा उन 2 भारतीय राज्यों में से एक है जिनका गठन आज़ादी से पहले हो गया था। दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य है बिहार। यह किताब यह भी बताती है कि ओडिशा देश का ऐसा पहला राज्य था जिसे जानबूझकर भाषाई आधार पर बनाया गया था। चलिए अब ओडिशा के गठन का संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ओडिशा नाम कैसे पड़ा। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हम कहते हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम से कई सारी जानकारियां मिल जाती हैं। देखिए, कहा जाता है कि ओडवंश के राजा ओड्र ने इसे बसाया था। ओडिशा नाम निकलकर आया संस्कृत के ओड्र विषय या ओड्र देश से। पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं के साहित्य में ओड्र लोगों का उल्लेख क्रमशः उद्दाक और ओड्रह के रूप में किया गया है। यानी राजा के नाम पर जगह का नाम पड़ गया और यहाँ के लोगों को उद्दाक या ओड्रह कहा जाने लगा। ये ऐसा ही है जैसे भारत के लोगों को भारतीय कहा जाता है और अमेरिका के लोगों को अमेरिकन्स। इस समय की अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटी जैसे प्लिनी और टॉलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने ओड्र लोगों को वर्णित किया ओरेटस कहकर। प्लिनी कहता है कि ओरेटस लोग उस भूमि पर वास करते हैं जहां मलेउस पर्वत खड़ा है। यहाँ यूनानी शब्द ओरेटस संभवतः संस्कृत के ओड्र का यूनानी संस्करण है, जबकि मलेउस पर्वत पाल लहड़ा के समीप स्थित मलयगिरी पर्वत है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जिस धरती को आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है, वहां लगभग 3000 साल पहले एक अनूठी राजनीतिक पहचान विकसित हुई थी जो कि दुनिया भर में जानी जाती थी। और एक अनूठी और जीवंत संस्कृति विकसित होने के कारण इस क्षेत्र को
विभिन्न नामों से जाना जाने लगा, जिस पर कई स्थानीय राजवंशों का शासन था। आइए अब आपको बताते हैं ओडिशा पर 3000 साल पहले राज करने वाले कुछ वंशों के नाम क्या क्या हैं। ये हैं ओड वंश, महामेघवाहन वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रह एवं मुदगल वंश, शैलोद्भव वंश, भौमकर वंश, नंदोद्भव, गंग वंश गजपति, सूर्य वंश गजपति इत्यादि। अब ये भी जानते हैं कि ओडिशा के अन्य नाम क्या क्या हैं। ओडिशा को कलिंग, उत्कल, उत्कलरात, कंगोद, तोशाली आदि नामों से भी जाना जाता है। अब सीधा आते हैं मध्यकालीन इतिहास में। 1568 में बंगाल सल्तनत की सेनाओं द्वारा इस क्षेत्र को जीत लिया गया। इसके बाद ओडिशा ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और पहचान खो दी। बाद में इस पर मराठों का शासन रहा और अंततः 1803 में यह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। फिर अगले 109 वर्षों तक यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना रहा। हालांकि 19वीं सदी के अंत में इस क्षेत्र को उड़िया भाषी राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन जरूर उभर कर सामने आया। ये वो समय था जब अलग अलग मुद्दों के लिए आंदोलन चलते रहते थे। इसी क्रम में 19वीं सदी के अंतिम दशक और 20वीं सदी के पहले दशक में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के निर्माण के लिए एक आंदोलन देखा गया। इस कारण से बिहार और उड़ीसा प्रांत, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के गैर बंगाली भाषी क्षेत्र शामिल थे, उन्हें अंततः 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर दिया गया। लेकिन कुछ कसर अभी बाकी था। इस प्रांत में अभी भी उड़िया भाषी लोगों के मन में अपनी एक पहचान स्थापित करने की ज्वाला लगातार जल रही थी। यहीं पर उत्कल सभा का जिक्र करना जरूरी है। उत्कल सभा को 1882 में गठित किया गया था और इसने ओडिशा के निर्माण के लिए एक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। फिर 1903 में मधुसूदन दास के नेतृत्व में उत्कल सम्मेलनी का गठन किया गया था। मधुसूदन दास को ओडिशा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। मधु बाबू संयुक्त बिहार और उड़ीसा प्रांत की विधायिका का हिस्सा बने, जहां उन्होंने राज्य आंदोलन का नेतृत्व करना जारी रखा। लेकिन असली बदलाव हुआ 1920 के बाद। 1920 के बाद चीजें बदल गईं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को अपने एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया। फिर बाद में 3 अलग अलग समितियों द्वारा विस्तृत जांच के बाद अंततः 1936 में उड़ीसा प्रांत बनाया गया। जांच में क्या देखा गया? समितियों ने कहा कि प्रांत में बढ़ती उपराष्ट्रीयता के बीच ओडिशा को एक अलग राज्य बनाना प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से विवेकपूर्ण है। इस प्रकार उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। तब उड़ीसा प्रांत को मौजूदा बिहार और उड़ीसा प्रांत के भूमि क्षेत्र का 42% और जनसंख्या का 66%, मद्रास प्रांत के भूमि क्षेत्र का 53% और जनसंख्या का 31.7% और मध्य प्रांत के भूमि क्षेत्र का 5% और जनसंख्या का 2.3% प्राप्त हुआ। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, ओडिशा को निम्नलिखित में से किन नामों से नहीं जाना जाता? कलिंग, वज्जी, उत्कलरात, कंगोद। अगला प्रश्न है, कच्चा थीवू द्वीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्चा थीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। इस द्वीप पर एकमात्र संरचना 20वीं सदी का प्रारंभिक कैथोलिक सेंट एंथोनी चर्च है। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। आइए जल्दी से देखें, कल मैंने आपसे बुलेटिन में क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, सूर्य की पहली किरण मंदिर के देवता तक पहुंचती है। मंदिर कलिंग स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। उपर्युक्त पद किस मंदिर को निरूपित करता है? मोढेरा सूर्य मंदिर, विवस्वान मंदिर ग्वालियर, कोणार्क मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोणार्क मंदिर। अगला प्रश्न था, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। क्या आपने कभी नोटिस किया कि मार्केट में हेल्थ प्रोडक्ट के नाम पर कुछ भी बेचा जा रहा है? इन कंपनियों के मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वाले लोगों ने कोविड-19 महामारी के बाद से लोगों की एक कमजोर नब्ज पकड़ ली है। वो है आपके स्वास्थ्य खराब हो जाने का डर। इस डर की फीलिंग ने मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स की बाढ़ ला दी है जो होते तो सामान्य प्रोडक्ट हैं, लेकिन उन पर हेल्थ नाम का एडजेक्टिव चिपका दिया जाता है और धड़ल्ले से बेचा जाता है। जो प्रोडक्ट कई सालों से दूसरे नाम से बेचा जा रहा था, उस पर हेल्थ प्रोडक्ट का ठप्पा लगाओ और मुनाफा कमाओ। कंपनी स्नैक्स बना रही है और लिख दे रही है हेल्दी स्नैक्स। कंपनी कैफीन डालकर ड्रिंक्स बना रही है और ठप्पा लगा रही है हेल्थ ड्रिंक। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं। इन प्रोडक्ट्स का आपकी हेल्थ पर सकारात्मक असर पड़े या न पड़े, लेकिन कंज्यूमर के भ्रम के कारण ये प्रोडक्ट्स बिकते जरूर हैं। देखिए, भारत में एक संस्था है FSSAI,
यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत FSSAI को बनाया गया था। इसका मतलब है कि यह एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी स्टैंडर्ड को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मकसद फूड आइटम्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और फूड आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग और इंपोर्ट को रेगुलेट और मॉनिटर करना है, ताकि आप और हम जैसे लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। आसान भाषा में कहें तो FSSAI भारत का फूड रेगुलेटर है। आइए अब खबर पर आते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले फूड आइटम्स का ठीक तरीके से कैटेगराइजेशन करें। आइए समझते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल FSSAI ने अपनी एक जांच में पाया कि प्रोप्राइटरी फूड के तहत लाइसेंस प्राप्त फूड आइटम्स जैसे डेयरी बेस्ड, सीरियल बेस्ड और मॉल्ट बेस्ड बेवरेज मिक्सेस को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर हेल्थ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक आदि की कैटेगरी में बेचा जा रहा है। इसका मतलब है कि अनाज या माल्ट से बने ड्रिंक उत्पाद को हेल्थ या एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी अलग कैटेगरी बनाई जानी चाहिए। यानी FSSAI के निर्देश के बाद अब हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ भी नहीं बेचा जा सकेगा। FSSAI ने यह भी साफ बताया कि हेल्थ ड्रिंक शब्द को FSS एक्ट 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं किया गया है। FSSAI ने आगे कहा कि एनर्जी ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल केवल उन प्रोडक्ट के लिए किया जा सकता है जिनको इस खास फूड कैटेगरी के तहत लाइसेंस दिया गया है। लिहाजा FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स FBO को सलाह दी है कि वे इस गलत वर्गीकरण को तुरंत हटा दें। इस कार्रवाई का मकसद बहुत सीधा सा है। मकसद ये है कि प्रोडक्ट क्या है और ये क्या करता है, इसको लेकर पारदर्शिता बनी रहे और कंज्यूमर भ्रम की स्थिति में ना रहे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रोप्राइटरी फूड क्या होता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, FSSAI ने खाद्य और पेय उत्पादों को दो प्राथमिक समूहों में वर्गीकृत किया है। पहला है मानकीकृत खाद्य पदार्थ या स्टैंडर्डाइज्ड फूड्स, दूसरा है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फूड्स या प्रोप्राइटरी फूड। स्टैंडर्डाइज्ड फूड का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट से जो कानूनी नियमों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फ्रूट जैम, सॉस, कार्बोनेटेड पानी, बिस्किट इत्यादि। आपको बता दें कि एक लाइसेंस प्राप्त फूड बिजनेस ऑपरेटर को स्टैंडर्डाइज्ड फूड प्रोडक्ट बनाने और बेचने की अनुमति होती है जब तक कि वो कानून और नियमों में बताए गए फूड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। वहीं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फूड्स या फिर प्रोप्राइटरी फूड्स ऐसे फूड आइटम हैं जो किसी भी नियम के तहत स्टैंडर्डाइज्ड नहीं हैं। हालांकि इसमें प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स और कुछ जेनेरिक एडिटिव्स शामिल हो सकते हैं। और आसान भाषा में कहें तो अगर किसी फूड आइटम में प्रोप्राइटरी फूड लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें FSSAI में बताए गए स्टैंडर्ड्स के अलावा अन्य घटक जैसे एडिटिव्स या फूड कलर शामिल हैं और यह इंसानों के खाने के लिए सेफ है। चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं ताकि पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। हालांकि FSSAI ने प्रोप्राइटरी फूड की कोई लिस्ट नहीं बनाई है, लेकिन कुछ कॉमन प्रोप्राइटरी फूड का नाम लिया जा सकता है, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, कस्टर्ड पाउडर, रेडी टू कंज्यूम प्रोडक्ट्स जैसे चिप्स, स्नैक्स, नमकीन, इंस्टेंट कॉफी और टी प्रीमिक्सेस, इंस्टेंट नूडल्स, मसाला मिक्स इत्यादि। चलिए आगे बढ़ें। क्या आप पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर मानवता के अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं? जवाब है नहीं। इन पेड़ पौधों ने अनगिनत तरीकों से पृथ्वी पर मानव सहित असंख्य जीव जंतुओं के अस्तित्व को बरकरार रखा है। पेड़ पौधों ने मनुष्यों और सभी जीव जंतुओं को अमृत स्वरूप ऑक्सीजन दिया और CO2 रूपी जहर को पिया। पेड़ पौधों ने रोटी कपड़ा मकान दिया है। एक प्रकार से इन्होंने पृथ्वी पर मानव सहित सभी जीव जंतुओं के अस्तित्व को परिभाषित किया है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से पेड़ पौधों की बात क्यों हो रही है। दरअसल अब वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन पेड़ पौधों को हमारे चंदा मामा पर उगाया जा सकता है या फिर नहीं। कभी आपने सोचा कि चांद को मामा ही क्यों कहा जाता है, फूफा, चाचा, ताऊ या कुछ और क्यों नहीं कहा जाता? आंसर कमेंट करके बताइएगा। खैर, महत्वपूर्ण खबर यह है कि नासा का आर्टेमिस 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर पौधे उगाने की तकनीक भी साथ लेकर आएगा। दरअसल नासा का आर्टेमिस 3 मिशन 2026 में लॉन्च होगा। नासा का यह महत्वाकांक्षी मिशन अपने साथ लीफ लेकर जाएगा। ये लीफ पत्तियों वाला लीफ नहीं है, बल्कि यह नासा का एक प्रोजेक्ट है। लीफ शॉर्ट फॉर्म है लूनर इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चरल फ्लोरा प्रोजेक्ट का। लीफ को कोलोराडो स्थित स्पेस लैब टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है। यह नासा द्वारा आर्टेमिस 3 मिशन 2026 के दौरान
चंद्रमा पर भेजे जाने वाले 3 प्रयोगों में से एक है। लीफ प्रोजेक्ट के तहत एक स्मॉल लूनर ग्रीन हाउस में पौधों की वृद्धि का परीक्षण किया जाएगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चांद पर कौन से पौधे ले जाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि पौधों में थेलक्रेस, डकवीड और ब्रैसिका रैपा शामिल हैं। इन पौधों को एक ग्रोथ चैम्बर में रखा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इनका अस्तित्व और इनका विकास लूनर सरफेस की स्थितियों से प्रभावित न हो। अब ये भी सवाल उठता है कि नासा चंद्रमा पर आम, केला, सेब, गेहूं, चावल ये सब क्यों नहीं उगा रहा? देखिए, इसका एक कारण है। दरअसल इवोल्यूशन के दौरान पारंपरिक फसल पौधों को स्पेशल लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस मिली हैं। इसके कारण ये प्रजातियां हमारी पृथ्वी के लिए विशिष्ट हो गए हैं और इनका किसी भी विपरीत परिस्थिति में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चांद के लिए जिन पौधों को सेलेक्ट किया गया है वो ऐसे नहीं है। जैसे डकवीड एक चमत्कारिक पौधा है जो अधिकांश चुनौतियों के प्रति प्रतिरोधी है। इसमें अधिकांश खाद्य फसलों की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है और इसे भविष्य के अंतरिक्ष उपनिवेशों के लिए वांछित खाद्य फसल कहा जाता है। वहीं ब्रैसिका रैपा पत्ता गोभी और ब्रोकली का काफी तेजी से बढ़ने वाला चचेरा भाई है और पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में इस पौधे की सर्वाइव करने की एबिलिटी अन्य पौधों से बहुत ज्यादा है। यदि लीफ प्रोजेक्ट सफल हुआ तो यह अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर देगा। आज सुबह सुबह ताइवान के पूर्वी हिस्से में जोरदार भूकंप आया। यह भूकंप इतना जोरदार था कि ताइवान में इसे पिछले 25 सालों में आया हुआ सबसे शक्तिशाली भूकंप कहा जा रहा है। ताइवान की भूकंप निगरानी एजेंसी ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 7.4 तीव्रता का बताया। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र ताइवान के हुआलियन से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लगभग 35 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई, जिसे बाद में हटा भी लिया गया। भूकंप से ताइवान में कई जानें गई हैं, कई जगह भूस्खलन देखे गए और इमारतों सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। हाल के वर्षों में ताइवान में सबसे भीषण भूकंप 21 सितंबर 1999 को आया था। इसकी तीव्रता 7.7 थी। इससे 2400 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 1 लाख लोग घायल हो गए थे। हजारों इमारतें उस समय नष्ट हो गई थीं। वहीं ताइवान में आए भूकंप का असर जापान और चीन में भी दिखा। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि भूकंप आने के लगभग 15 मिनट बाद योनागुनी द्वीप के तट पर 30 सेंटीमीटर की सुनामी लहर का पता चला था। वहीं चीनी मीडिया के अनुसार भूकंप शंघाई और चीन के दक्षिण पूर्वी तट के कई प्रांतों में महसूस किया गया। आपको बता दें कि चीन और ताइवान लगभग 160 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। देखिए, ताइवान एक ऐसा देश है जहां भूकंप आना बहुत ही सामान्य घटना है। यहां एक ही दिन में कई बार भूकंप के झटके आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ताइवान में बार बार भूकंप क्यों आता है। ताइवान में बार बार भूकंप आने की वजह इस देश की भौगोलिक स्थिति है। वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि ताइवान चीन के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है और जिस जगह पर यह स्थित है उसे ज्योग्राफी में रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है और लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा है और यह अधिकांश प्रशांत महासागर को घेरता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिंग ऑफ फायर में दुनिया के कुल ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 हिस्सा पाया जाता है और यहाँ हमेशा ही भूकंप आते रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि रिंग ऑफ फायर कोई वास्तविक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। चूंकि इस एरिया में लगातार ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहती हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब सवाल है कि यहाँ इतने ज्वालामुखी क्यों पाए जाते हैं और यहाँ भूकंप क्यों आते हैं। तो आपको बता दें कि यह एरिया हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी वाला एरिया है। इस एरिया में प्रशांत महासागर के चारों ओर सबडक्शन बाउंड्री पर विभिन्न टेक्टोनिक प्लेट सबडक्ट होती हैं, यानी कई टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे धंसती हैं। जैसे अंटार्कटिक, नाज़का और कोकोस प्लेट्स साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही हैं। पैसिफिक और जुआन डे फुका प्लेट्स नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही हैं और फिलीपीन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। आपको बता दें कि जब टेक्टोनिक प्लेट सबडक्ट होती हैं तो प्लेट की सीमाओं पर काफी उथल पुथल होती है, जिससे भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से ही ताइवान के लोग बार बार भूकंप का सामना करते हैं। नेचर रिव्यू अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है उसकी वजह से अंगूर की पैदावार के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग से विटीकल्चर को जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता ही है कि अंगूर उत्पादन से वाइन उद्योग जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान से वाइन उद्योग भी खतरे में आ सकता है। आइए समझते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल जलवायु परिवर्तन से दुनिया में कई जगह एक्सट्रीम मौसम का अनुभव किया जा रहा है। एक्सट्रीम मौसम की वजह से सूखा, तीव्र गर्मी और लू की घटनाएं तेजी से और लगातार बढ़ रही हैं।
देखिए, वाइन उत्पादन के लिए तापमान, बारिश, आर्द्रता, विकिरण और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जैसे जलवायु कारक बहुत मायने रखते हैं और ये सभी जलवायु में आते बदलावों से प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक खास बात यह भी है कि गर्म तापमान अंगूर की वृद्धि के चक्र को तेज कर देता है, जिससे अंगूर गर्मियों के सबसे गर्म दिनों में ही पककर तैयार हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई वाइन क्षेत्रों में 40 साल पहले की तुलना में अब अंगूर की फसल 2 से 3 सप्ताह पहले ही तैयार हो रही है। अंगूर की परिपक्वता में आया यह बदलाव वाइन की गुणवत्ता और उसके रंग रूप को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया में 70% अंगूर उत्पादन करने वाले क्षेत्र बहुत अधिक गर्म हो जाएंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका सीधा असर अंगूर उत्पादन पर पड़ेगा और जब अंगूर उत्पादन प्रभावित होगा तो आने वाले दशकों में वाइन उत्पादन में कमी और वाइन की क्वालिटी में भी कमी देखी जा सकती है। आइए अब समझते हैं कि अंगूर की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। एक अध्ययन के मुताबिक आलू और टमाटर के बाद अंगूर दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान बागवानी फसल है। 2016 में इसकी कुल कीमत 6800 करोड़ डॉलर आंकी गई थी। आंकड़ों के अनुसार 2020 में वैश्विक स्तर पर करीब 74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 8 करोड़ टन अंगूर उगाया गया। इसके कुल उत्पादन के करीब आधे भाग से वाइन और स्पिरिट बनाई जाती है। वहीं 43% अंगूर को फल के रूप में खाया जाता है, बाकी बचे भाग को सुखाकर किशमिश बनाया जाता है। आइए समझते हैं दुनिया में प्रमुख वाइन उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। अगर आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो वाइन उत्पादक क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों में मिलेंगे। मध्य अक्षांशों का मतलब क्या है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच की जगह और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र। इनमें कैलिफोर्निया, दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका का स्टेलनबोश और अर्जेंटीना का मेंडोजा शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अंगूरों के पकने के लिए पर्याप्त गर्म जलवायु पाई जाती है, लेकिन ये क्षेत्र अपेक्षाकृत रूप से शुष्क भी हैं, जो अंगूरों में बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। भारत की बात करें तो भारत में अंगूर की व्यावसायिक खेती पिछले 6 दशकों से की जा रही है और महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन की दृष्टि से देश में टॉप पर है। आइए जल्दी से देखें अब आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिंग ऑफ फायर में दुनिया के कुल ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 हिस्सा पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर में अटलांटिक महासागर के चारों ओर सबडक्शन बाउंड्री पर विभिन्न टेक्टोनिक प्लेट सबडक्ट होती हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए नासा के लीफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीफ का मतलब है लूनर इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चरल फ्लोरा। लीफ के तहत थेलक्रेस, डकवीड और ब्रेसिका रैपा पौधों को चांद पर उगाया जाएगा। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। आइए जल्दी से देखें कल मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, ओडिशा को निम्नलिखित में से किन नामों से नहीं जाना जाता? कलिंग, वज्जी, उत्कलरात, कंगूद। सही जवाब है ऑप्शन बी, वज्जी। दूसरा प्रश्न था, कच्चा थीवू द्वीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कच्चा थीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में स्थित है। इस द्वीप पर एकमात्र संरचना 20वीं सदी का प्रारंभिक कैथोलिक सेंट एंथोनी चर्च है। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। हाल ही में सीरिया में एक जबरदस्त हवाई हमला हुआ है। हमले में सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरान के वाणिज्यिक दूतावास को निशाना बनाया गया था। हमले में वाणिज्यिक दूतावास की बिल्डिंग जमींदोज हो गई, यानी तबाह हो गई। हमले की जानकारी देते हुए सीरिया में ईरान के राजदूत ने कहा है कि इस हवाई हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 7 और सीरिया के 6 नागरिक सहित कुल 13 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी भी शामिल थे। ये ईरान के लिए एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे क्योंकि इनका रोल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी शाखा यानी कुद्स फोर्स में काफ़ी अहम भूमिका थी। कहा जा रहा है कि यह हमला न केवल ईरान बल्कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष नेतृत्व पर भी हमला था। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले पर अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन ईरान और सीरिया की शक की सुइयां घूमकर इजराइल पर ही रुक रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस हमले को ईरान पचा नहीं पाया है और ईरान और सीरिया ने हमले के लिए इजराइल को ही दोषी ठहराया है। ईरान ने इस हमले का करारा जवाब देने की बात भी कही है।
तो चलिए, इस संगठन के ब्रिगेडियर जनरल की मृत्यु पर इतना हो हल्ला मच रहा है, उस संगठन से यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से वाकिफ होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाकर ईरान की इस्लामिक क्रांति को समझना होगा। देखिए, ईरान की इस्लामिक क्रांति का सन 1979 था। अब क्रांति हुई थी तो कुछ वजहें भी रही होंगी। क्रांति की वजह थी ईरान के राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी का सत्ता में होना और हुकूमत चलाना। दरअसल शाह 1941 से सत्ता में थे। शाह ने इस्लाम की भूमिका को कम करने और ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिससे उन्होंने निरंतर धार्मिक नेताओं का विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि धार्मिक नेता उन्हें अमेरिका और पश्चिमी देशों का पिट्ठू तक कहने लगे थे। अब एक और व्यक्ति हुए आयतुल्लाह खुमैनी। ये भी शाह के सुधारों के खिलाफ थे। आयतुल्लाह खुमैनी को धीरे धीरे धार्मिक ईरानी लोगों का समर्थन मिलता चला गया और अंततः खुमैनी के हाथों में ईरान की बागडोर आ गई। फिर ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार ईरान का नया शासन एक धर्मतंत्र है, जहां सर्वोच्च नेता धार्मिक इमाम यानी आयतुल्लाह होता है, पर शासन एक निर्वाचित राष्ट्रपति चलाता है। अब पहलवी शासन के पतन के बाद खुमैनी को यह लगा कि उन्हें एक ऐसे फौज की जरूरत है जो नए प्रमुख और क्रांति के मकसद की हिफाजत कर सके। इसी वजह से खुमैनी ने रेवोल्यूशनरी गार्ड का गठन किया था। फिर बाद में ईरान की रेगुलर आर्मी को देश की बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा दिया गया और रेवोल्यूशनरी गार्ड को निजाम की सुरक्षा का काम दिया गया। यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की आधिकारिक सेना का एक हिस्सा है। फिर कुछ सालों बाद ईरान की वॉलंटियर आर्मी बाविज फोर्स का रेवोल्यूशनरी गार्ड में विलय हो जाता है और रेवोल्यूशनरी गार्ड की रणनीति में कुछ बदलाव किए जाते हैं। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड का काम देश के अंदर मौजूद दुश्मनों से निपटना, देश के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से निपटना है और बाहरी दुश्मनों से लड़ने में सेना की मदद करना हो गया। अब कुड्स फोर्स की भी बात कर लेते हैं। यह रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्पेशल आर्मी है। कुड्स फोर्स विदेशी जमीन पर मिशन को अंजाम देती है और यह हिजबुल्लाह और इराक के शिया लड़ाकों जैसे सशस्त्र गुटों को हथियार मुहैया कराती है और ट्रेनिंग देती है। यह भी कहा जाता है कि दुनिया भर में ईरान के दूतावासों में रेवोल्यूशनरी गार्ड के जवान खुफिया कामों के लिए तैनात किए जाते हैं और ये विदेशों में ईरान के समर्थक सशस्त्र गुटों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि सीरिया के दूतावास में हमला क्यों हुआ और रेवोल्यूशनरी गार्ड को निशाना क्यों बनाया गया। वक्त के साथ साथ रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक ताकत बन गई है। आपको बता दें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की अर्थव्यवस्था के 1/3 हिस्से को नियंत्रित करती है और इसमें लाखों लड़ाकों की भर्ती हो चुकी है। यह सेना इतनी खतरनाक है कि 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब अमेरिका ने किसी और देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि इजरायली सेना गाजा में अपने दुश्मनों की पहचान करने के लिए या उन्हें टारगेट करने के लिए एआई का प्रयोग कर रही है और फिर उन पर बमबारी कर रही है। दरअसल इस मामले में +972 मैगजीन और लोकल कॉल एजेंसी ने जांच की थी। इसके अनुसार इस एआई आधारित टूल का नाम लेवेंडर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लेवेंडर का विकास इजराइल डिफेंस फोर्सेस की एलीट इंटेलिजेंस डिवीजन 8200 द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि इजरायली इंटेलिजेंस कोर यूनिट 8200 गुप्त अभियानों के लिए जिम्मेदार होती है। आप इस यूनिट की तुलना यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी या यूनाइटेड किंगडम की GCHQ से कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि लेवेंडर कैसे काम करते हैं। दरअसल लेवेंडर के पास ऑलरेडी हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के ज्ञात कार्यकर्ताओं की विशेषताओं का एक डाटाबेस है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक्स नाम का एक व्यक्ति है जो पहले भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। अब इसकी कुछ विशेषता होगी, जैसे कुछ विशेष जगहों पर यह जाता होगा, कुछ विशेष लोगों से मिलता होगा, इसकी कुछ खास एक्टिविटी होगी, ये इजराइल विरोधी नारे लगाता होगा या इजराइल विरोधी अन्य गतिविधियां करता होगा। इसकी अनेक विशेषता हो सकती है। अब लेवेंडर सॉफ्टवेयर गाजा के 2.3 मिलियन निवासियों में से अधिकांश की बड़े पैमाने पर निगरानी करता है और निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण करता है। लेवेंडर फिर सामान्य आबादी के बीच व्यक्तियों में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के ज्ञात कार्यकर्ताओं की समान विशेषताओं को मैच करता है। जिस हिसाब से विशेषताएं मैच करती हैं उस हिसाब से यह मैच्ड विशेषताओं वाले व्यक्तियों को रेटिंग देता है। ज्यादा विशेषताएं मिली तो हाई रेटिंग, कम मिली तो कम रेटिंग।
डेटा के विश्लेषण से लेवेंडर इन व्यक्तियों की हमास या पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा से जुड़ने की संभावना को भी कैलकुलेट करता है। लेवेंडर द्वारा व्यक्तियों को 1 से 100 तक की रेटिंग दी जाती है, जो उनके आतंकवादी होने की संभावना को दर्शाती है। मतलब कि जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा रेटिंग, उसके आतंकवादी होने की उतनी ज्यादा संभावना। फिर यह लेवेंडर सिस्टम ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को बॉम्बिंग टारगेट के रूप में मार्क करता है और सेना द्वारा बॉम्बिंग करके टारगेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि यह जरूरी नहीं है कि इन टारगेट लिस्ट में सिर्फ हाई रैंक ऑफिशियल्स शामिल हों। यह निम्न रैंकिंग वाले व्यक्तियों को भी टारगेट के रूप में मार्क करता है। अब सवाल यह आता है कि लेवेंडर कितना सही है। रिपोर्ट के अनुसार इस एआई मशीन में त्रुटि की दर 10% की है, लेकिन इसके आउटपुट को ऐसे माना जाता है कि जैसे यह एक मानवीय निर्णय था। रिपोर्ट के अनुसार गाजा में पिछले साल संघर्ष के शुरुआती चरणों में इजरायली सेना लेवेंडर पर बहुत अधिक निर्भर थी। इसने संभावित हवाई हमलों के लिए संदिग्ध आतंकवादियों के रूप में 37,000 फिलिस्तीनियों की पहचान की थी। हाल ही में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस परीक्षण को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के साथ मिलकर अंजाम दिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस सफल परीक्षण की जानकारी दी है। तो चलिए जानते हैं अग्नि प्राइम की विशेषताओं के बारे में। देखिए, अग्नि प्राइम अग्नि मिसाइल सीरीज की सबसे नई और छठी मिसाइल है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का उपयोग करती है। जैसे आप जब कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर आपके हाथ से निकलकर एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। पत्थर कितनी ऊंचाई पर जाएगा यह आपके फेंकने के एंगल और स्पीड पर डिपेंड करता है। वैसे ही जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो यह पहले ऊंचाई पकड़ती है, फिर जाकर अपने टारगेट को मार गिराती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज भी अलग अलग होती है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ऊंचाई तक नहीं जाती हैं और यह पृथ्वी के वायुमंडल के भीतरी हिस्से में रहती हैं, और जबकि लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें यानी आईसीबीएम पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर निकलकर काफी ऊंचाई तक जाती हैं और फिर गाइडेड टेक्निक की सहायता से टारगेट को हिट करती हैं। अपनी अग्नि प्राइम एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज तकरीबन 12,000 से 2,000 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल पर 1500 से 3,000 किलो तक वॉरहेड्स ले जाए जा सकते हैं। इस मिसाइल का वजन करीब 11,000 किलोग्राम है, लेकिन यह पृथ्वी सीरीज की अन्य मिसाइल से काफी हल्की है। इस मिसाइल का सबसे खास फीचर है इसकी टारगेट पर हिट करने की एक्यूरेसी। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल को विकसित किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें भी डेवलप की गई हैं। गौरतलब है कि भारत ने 1989 में अग्नि 1 का परीक्षण किया था और इसको 2004 में सेवा में शामिल कर लिया गया था। अग्नि 1 की रेंज 700 से 900 किलोमीटर की थी। यहाँ अग्नि 1 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अग्नि प्राइम अग्नि 1 की ही जगह लेगी। ध्यान दीजिए कि अग्नि 1 एक सिंगल स्टेज मिसाइल थी, वहीं अग्नि प्राइम 2 स्टेज की मिसाइल है। कुछ समय पहले कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया नाम की संस्था की एक वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। ये बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। ध्यान रखिए कि ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। ये भारत में कैथोलिक समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाली और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस संस्था के तहत पूरे देश में लगभग 14,000 स्कूल, 650 कॉलेज, 7 विश्वविद्यालय, 5 मेडिकल कॉलेज और तकरीबन 450 तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान आते हैं। अब ये संस्था सुर्खियों में इसलिए आई है क्योंकि इस संस्था ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को कुछ यूनिक और इंपॉर्टेंट सुझाव दिए हैं। ये सुझाव हैं कि सभी देश की सभी आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करें, अन्य धर्मों के छात्रों पर ईसाई परंपराएं न थोपें। इसके साथ ही छात्रों से मॉर्निंग असेंबली में डेली संविधान की प्रस्तावना पढ़वाने का और स्कूल में एक इंटर रिलीजियस प्रेयर रूम बनाने का और स्कूल की लॉबी, लाइब्रेरी या गलियारों में कुछ प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों,
कवियों, राष्ट्रीय नेताओं आदि की तस्वीरें लगाने का भी सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसे सुझाव पहली बार जारी किए गए हैं। संस्था ने बताया है कि ये सुझाव देश में वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए दिए गए हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस संस्था को ऐसे सुझाव देने पड़ गए? दरअसल संस्था ने बताया है कि ईसाई समुदाय द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों के प्रिंसिपल और कर्मचारियों के खिलाफ हमले और विरोध प्रदर्शन होते हैं। जैसे सबसे रिसेंट इंसिडेंट फरवरी में त्रिपुरा में हुआ। इस इंसिडेंट में त्रिपुरा में एक निजी ईसाई मिशनरी स्कूल के टीचर ने कथित तौर पर एक स्टूडेंट की कलाई से कलावा निकाल दिया और आगे भी पहनकर आने से मना कर दिया। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना का असर असम में भी देखा गया। यहां एक हिंदू समूह ने राज्य के ईसाई स्कूलों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अपने परिसर में प्रीस्टों और ननों द्वारा पहने जाने वाले सभी ईसाई प्रतीकों को हटा दिया जाए और धार्मिक आदतों को बंद कर दिया जाए। देखिए, हम भी कई अखबारों में पढ़ते हैं कि ईसाई मिशनरी स्कूलों के टीचर या स्टाफ के साथ मारपीट हो गई या हिंसा हो गई। कुल मिलाकर इन सभी उभर रही राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया नाम की संस्था ने कहा कि चूंकि हमारे अधिकांश छात्र और शिक्षक अन्य धर्मों के होते हैं, इस कारण हमें धार्मिक रूप से और भी अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है और अन्य धर्मों के लोगों और उनके तौर तरीकों का सम्मान करने की जरूरत है। कमेंट करके बताइए कि देश में ऐसा होना सही है या गलत है। चलिए हम नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, ईरान की इस्लामिक क्रांति से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की इच्छा रखने वाले पहलवी वंश का शासन खत्म हो गया था। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इस थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के प्रयास से विकसित किया गया है। इस थेरेपी में एड्स के मरीजों को उपचार प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं कल पूछे गए प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिंग ऑफ फायर में दुनिया के कुल ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 हिस्सा पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर में अटलांटिक महासागर के चारों ओर सबडक्शन बाउंड्री पर विभिन्न टेक्टोनिक प्लेट सबडक्ट होती हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चा में आए नासा के लीफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीफ का मतलब है लूनर इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर फ्लोरा। लीफ के तहत थेलक्रेस, डकवीड और ब्रेसिका रैपा पौधों को चांद पर उगाया जाएगा। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। केवल कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा की है और इस बैठक में रेपो रेट में कोई भी बदलाव न करने का निर्णय लिया गया है। यानी बैठक से पहले रेपो रेट 6.5% थी और इसे फिर से 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 के लिए GDP वृद्धि दर के 7% पर रहने का अनुमान लगाया है। वहीं रिटेल इन्फ्लेशन के लिए 2024-25 में 4.5% रहने का अनुमान रखा गया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% किया था और तब से अब तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, ऐसा लगातार 7वीं बार हुआ है जब रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ हो, तो जाहिर सी बात है कि मन में सवाल आता है RBI ने ऐसा क्यों किया। लेकिन रेपो रेट में बदलाव नहीं करने के कारण को समझने से पहले ये जानना होगा कि रेपो रेट आखिर क्या है। चलिए एकदम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए, रेपो रेट एक ऐसी दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं और इसके लिए वे अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखते हैं। वहीं रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर RBI बैंकों से उधार लेता है। जब बैंकों में धन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक इस धन को रिवर्स रेपो रेट पर रिजर्व बैंक को दे देते हैं।
अब आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक भी ब्याज दर बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है कि रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को कर्ज ऊंचे रेट पर मिलेगा, तो इससे बैंकों की कर्ज की लागत बढ़ जाएगी, लिहाजा बैंक भी अपने ग्राहकों से ज्यादा दर से ब्याज वसूलेंगे। इसलिए रेपो रेट में बढ़ोतरी के चलते आम लोगों के लिए कर्ज या लोन महंगा हो जाता है। अब जब लोन महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग लोन कम लेंगे। इससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। इसीलिए आरबीआई मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कंट्रोल करने और तरलता की स्थिति को मजबूत करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाता है। अब यह भी समझिए कि आरबीआई खुदरा मुद्रास्फीति को लगभग 4% पर रखना चाहता है। इसीलिए महंगाई को 4% पर लाने और दुनिया भर में चल रही लड़ाई झगड़ों के बीच भी आर्थिक वृद्धि होती रहे, इस मकसद से रेपो रेट को यथावत रखा गया है, नहीं चेंज किया गया। इसी के साथ यह भी जानना होगा कि रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त ईएमआई में बदलाव की संभावना कम है। आइए अब मौद्रिक नीति समिति के बारे में भी कुछ जानते हैं। देखिए, मौद्रिक नीति समिति भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है। इस समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और 3 भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं। एमपीसी का गठन करने के लिए वित्त अधिनियम 2016 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को संशोधित किया गया था। इस तरह यह कहा जा सकता है कि एमपीसी का गठन भारत की मौद्रिक नीति को तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ें। क्या आपको पता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका के सर्विस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका के सर्विस सेक्टर में लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए का योगदान देते हैं और अमेरिका चाहता है कि यह कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहे। अमेरिका ने फिलहाल इसका लक्ष्य 2024 के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का रखा है। अब अगर इंडियन प्रोफेशनल्स का अमेरिका के सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहे तो इसके लिए अमेरिका को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, इसके लिए अमेरिका को शाहरुख खान के जैसे अपनी बाहें फैलाकर और ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स को देश में एंट्री देनी चाहिए। हालांकि अमेरिका इंडियन प्रोफेशनल्स को एंट्री देने के लिए H1B वर्क वीजा देता है और अमेरिका ने 2023 में भारतीयों को रिकॉर्ड 14 लाख वीजा भी जारी किए। इनमें से 50% अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या थी। लेकिन H1B वीजा के साथ एक और समस्या है और वो समस्या ये है कि अमेरिका में H1B वर्क वीजा की टोटल पेंडेंसी कई सालों की है और लगभग 3 लाख इंडियंस H1B वर्क वीजा के लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीयों के लिए एक नई वीजा कैटेगरी की पेशकश की है। यह कैटेगरी है E1 और E2 कैटेगरी। इसके लिए अमेरिका ने भारत को ट्रीटी कंट्री मतलब संधि देश का दर्जा भी दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने भारत को ट्रीटी कंट्री का दर्जा देने की बात उठाई थी। बहरहाल जो बाइडेन के इस कदम से H1B वर्क वीजा के लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल लगभग 3 लाख इंडियन को राहत मिलेगी। आइए समझते हैं E1 और E2 कैटेगरी के वीजा में क्या खास बात है। देखिए, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा USCIS कई कैटेगरी के वीजा प्रदान करती है। इस प्रकार E1 और E2 वीजा USCIS द्वारा जारी किए गए अस्थायी श्रमिक वीजा की कई कैटेगरीज के 2 टाइप हैं। ध्यान दीजिए कि ये वीजा उन देशों के नागरिकों को जारी किया जाता है जिनके साथ अमेरिका की वाणिज्य और नेविगेशन संधि है। संधि का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। E1 वीजा संधि व्यापारियों के लिए है और E2 वीजा संधि निवेशकों के लिए। यानी E1 वीजा धारक अपनी व्यापारिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए अस्थायी आधार पर अमेरिका जा सकते हैं और E2 वीजा धारक इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए अमेरिका जा सकते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस बात पर बहस शुरू की है कि क्या राज्य सरकारों के पास औद्योगिक अल्कोहल की बिक्री, वितरण, मूल्य निर्धारण और अन्य कारकों को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्ति है या फिर नहीं। देखिए, जब भी केंद्र और राज्य के बीच इस बात का जिक्र होता है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है
या कानून नहीं बना सकता, तो संविधान की 7वीं अनुसूची इस विवाद का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत 3 सूचियां शामिल हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें लगभग 100 विषय शामिल हैं, हालांकि एंट्रीज 97 ही है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की बात करें तो देश की रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग, न्यूक्लियर पावर आदि विषय इसके तहत आते हैं। इन पर केंद्र सरकार अनन्य रूप से कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आपको बता दें कि संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची के तहत 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 61 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषयों की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य आदि विषय इसके तहत आते हैं, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। वहीं अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। समवर्ती सूची के विषयों की बात करें तो इसके तहत विवाह और तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, फॉरेस्ट आदि विषय शामिल हैं। अब आइए खबर की तरफ लौटते हैं। देखिए, 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 8 में राज्यों को नशीली शराब के उत्पादन, निर्माण, परिवहन, खरीद और बिक्री पर कानून बनाने की शक्ति है। आपको पता ही है कि शराब पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क राज्य के राजस्व का एक प्रमुख घटक है और राज्य अक्सर अपनी आय बढ़ाने के लिए शराब की खपत पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जोड़ते हैं। लेकिन औद्योगिक एल्कोहल का मामला अलग है। औद्योगिक एल्कोहल का उपयोग अन्य उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जाता है और यह मानव उपभोग के लिए नहीं होता। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि 1989 में सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना था कि राज्य केवल नशीली शराब को विनियमित कर सकते हैं, औद्योगिक एल्कोहल को नहीं। अब वापस से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है, तो इस खबर पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 और 12 की पाठ्य पुस्तकों में कुछ बदलाव हुए हैं। ये बदलाव कक्षा 11 और 12 और अन्य की पॉलिटिकल साइंस की किताबों में किया गया है। यह बदलाव पूरे देश में काफी चर्चा का विषय बन गया है और ये बदलाव मौजूदा सरकार की मंशा पर भी काफी सवाल उठा रहे हैं। आइए चलिए बात करते हैं इन बदलावों की। गोधरा के दंगे तो आपको याद ही होंगे। एनसीईआरटी ने किताबों से गोधरा के बाद के दंगों में मारे गए मुसलमानों का रेफरेंस हटा दिया है। पहले किताब में लिखा हुआ था कि 2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। वहीं बदले हुए संस्करण में लिखा गया है कि 2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। एनसीईआरटी ने बदलाव के लिए एक स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोगों को नुकसान होता है, यह सिर्फ एक समुदाय नहीं हो सकता। इसके अलावा एनसीईआरटी ने किताबों में जम्मू कश्मीर पर भारत के रुख को भी स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर पहले की किताबों में लिखा गया था कि भारत का दावा है कि यह क्षेत्र अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान के रूप में बताता है। अब बदले हुए संस्करण में लिखा गया है कि हालांकि यह भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और इसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर POJK कहा जाता है। बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क यह है कि जो बदलाव लाया गया है वह जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की नवीनतम स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। इसी तरह मणिपुर मामले पर पहले की किताबों में लिखा गया था कि भारत सरकार मणिपुर की लोकप्रिय निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना सितंबर 1949 में विलय समझौते पर साइन करने के लिए महाराजा पर दबाव डालने में सफल रही। इससे मणिपुर में काफी गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ, जिसका एहसास अभी भी किया जा रहा है। अब नए संस्करण में लिखा गया है कि भारत सरकार सितंबर 1949 में महाराजा को विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में सफल रही। ऐसे ही बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले पर भी कुछ बदलाव हुए हैं। मौजूदा संस्करण में लिखा गया है कि कई घटनाओं की परिणति
दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में जिसे जाना जाता है के विध्वंस में हुई। यह घटना देश की राजनीति में विभिन्न परिवर्तनों का प्रतीक और प्रारंभ हुई और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति के बारे में बहस तेज हो गई। ये घटनाक्रम भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े हैं। नए परिवर्तित संस्करण में लिखा गया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले यानी 9 नवंबर 2019 को घोषित फैसले के बाद ये बदलाव अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में परिणत हुए। कमेंट करके बताइए कि क्या किताबों में ऐसे बदलावों की जरूरत थी। इन बदलावों के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है। क्या आपको लगता है कि अब शिक्षा का भी राजनीतिकरण हो रहा है? तर्क के साथ जवाब दीजिए। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, E1 और E2 वीजा से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वीजा अमेरिका द्वारा उन देशों के नागरिकों को जारी किया जाता है जिनके साथ अमेरिका की वाणिज्य और नेविगेशन संधि है। E1 वीजा संधि व्यापारियों के लिए है और E2 वीजा संधि निवेशकों के लिए। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला बिल्किस मीर का संबंध किस राज्य या फिर यूटी से है? जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। आइए जल्दी से देखें आपसे कल क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, ईरान के इस्लामिक क्रांति से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की इच्छा रखने वाले पहलवी वंश का शासन खत्म हो गया था। आयतुल्लाह खमैनी के नेतृत्व में ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इस थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के प्रयास से विकसित किया गया है। इस थेरेपी में एड्स के मरीजों को उपचार प्रदान किया जाता है। सही विकल्प चुनना था। केवल कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 सही है।